अगला जो टॉपिक है हम लोग उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अब हमको करना क्या है, पी और एन को क्या करना है, आपस में मिक्स कर देना है, यानी एक मर्ज कर देना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब पी और एन को आपस में मर्ज करके हम क्रिस्टल बनाएंगे तो आपको पता है कि पी में किस चीज़ की एक्सेस है, होल्स का, और एन में किस चीज़ की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन्स का। यानी अब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पी और एन को आपस में जोड़कर एक कंडक्टर बनाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल को आप क्या करना चाह रहे हैं, रिकम्बाइन करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की डोपिंग करना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि जब किसी होल को कोई इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई करेगा, भरेगा, तो आपको पता है वो क्या करेगा, एक सर्किट कंप्लीट होगी ना। और जब सर्किट कंप्लीट होगी तो सर्किट के अंदर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। बस इतना ध्यान रखिए, एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पीएन जंक्शन को अगर हमको पढ़ना है तो पीएन जंक्शन को पढ़ने के लिए आपको 2-3 वर्ड्स का, 2-3 की टर्म्स को मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, आखिर ये बेसिकली होते क्या है। जैसे पीएन जंक्शन को जोड़ने के लिए एक बैरियर लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं जंक्शन। समझिए, ये जंक्शन है, ये जंक्शन डिसाइड करता है कि इधर तरफ पी और इधर तरफ एन। एन का मतलब नेगेटिव टाइप का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, पी का मतलब पॉजिटिव टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कि इसको कहते हैं जंक्शन। यानी अगर आपके पास इतनी एनर्जी कहीं से मिले कि अगर आप इस जंक्शन को तोड़कर, इस बैरियर को तोड़ के यहाँ से होल्स को इधर भेज सके, इलेक्ट्रॉन को इधर भेज सके, तो वो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, रिकम्बाइन कर सकते हैं। और जब रिकम्बाइन करेंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तब ये सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या करेगा, करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। अब बात आ जाती है कि कम्बिनेशन होगा कैसे। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, एक पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एक पोटेंशियल लगाना पड़ता है, बाहर से एक बैटरी या सेल लगाना पड़ता है। तो आपको पता है कि इस पोटेंशियल या इस सेल को लगाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस, पढ़ा होगा आपने, और दूसरा होता है रिवर्स। ये बायसिंग है, याद रखिएगा। बायसिंग का मतलब कनेक्शन कह लीजिए आप एक तरह से, यानी एक बार रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन दिया जाता है और एक बार फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन दिया जाता है। तो जब रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन दिया जाएगा तो नाम से क्लियर है, फॉरवर्ड यानी कोई चीज़ आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ने का मतलब अपने अपने सिस्टम के अंदर, अपने अपने बॉक्स के अंदर आगे की ओर बढ़ना, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब अपने अपने बॉक्स में आगे न बढ़कर पीछे की ओर बढ़ना। बस इतना समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब उसके पहले एक टर्म मैं आपको और समझा देता हूँ, दैट जंक्शन इज नोन एज, सॉरी, दैट लाइन इज नोन एज जंक्शन। अब इस लाइन के पास एक रीजन बनता है, रीजन। इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, याद रखिएगा। ये डिप्लीशन रीजन है क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा। डिप्लीशन रीजन का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लीट करते हैं। डिप्लीट करने का मतलब समझिएगा कि कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चार्जेस या कुछ एक ऐसा रीजन पी और एन में, एक ऐसा रीजन जहां पर भी किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल क्या करें, मूव ना करें। समझिएगा, यानी अगर मैं इस रीजन को सब साफ बना के आपको समझाना चाहूँ तो समझिएगा, एक ऐसा रीजन बेसिकली, जैसे ये बना दूँ आपको, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये पीएन जंक्शन है, यहाँ पर क्या है, पी ले रहा हूँ और यहाँ पर एन ले रहा हूँ, यानी इधर होल इधर इलेक्ट्रॉन। तो इस जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन थोड़ी दूर तक, चाहे वो पी में हो चाहे वो एन में हो, पी और एन में थोड़ी दूर तक, जंक्शन से कुछ दूरी तक, जंक्शन से कुछ दूर हटके एक बनाया गया रीजन, दैट इज नोन एज डिप्लीशन। ठीक, अब इस रीजन का खास बात क्या है, इस रीजन में खास चीज़ क्या, समझिएगा। इस रीजन में खास चीज़ ये है कि आपको अगर डिप्लीशन रीजन आपके पीएन जंक्शन में बन रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर आपके पीएन जंक्शन के अंदर डिप्लीशन रीजन बन रहा है, वो डिप्लीशन रीजन मोटा बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो आपको एक्सेस पोटेंशियल लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डिप्लीशन रीजन बनेगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा, याद रखिएगा, एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अब होल्स को यहाँ से एक्साइट करके सबसे पहले इस बैरियर को तोड़ के तब इस जंक्शन के पास जाना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर को तोड़ के तब जंक्शन के पास जाना पड़ेगा, और जंक्शन के पास जाके एनर्जी लेकर फिर इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और होल्स इधर हो जाएंगे। यानी अभी एक सिंपल वर्ड से समझा जाए तो अगर हमारे पास बैरियर जनरेट नहीं हो रहा था, अगर हमारे पास डिप्लीशन रीजन नहीं जनरेट हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन और होल को सिर्फ और सिर्फ क्या डालना था, जंक्शन डालना। लेकिन अगर बैरियर जनरेट हो जाए, यानी जंक्शन से थोड़ी दूर, जंक्शन से थोड़ी, जैसे आप बैरियर समझिए ना, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर हट के आप, मतलब जो ट्रैक है, ट्रैक से थोड़ी दूर पर ही फटकी लगाई जाती है ना, ट्रैक के पास एकदम ट्रैक से सटा कर फटकी थोड़ी लगाते हैं।
ट्रैक से थोड़ी दूर पर फटकी लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको आने से पहले, आपको अंदर जाने से पहले डायरेक्ट ट्रैक पर न जाए, पहले आप फटकी से रुके, रुकावट पर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस मेहनत करना पड़ता है। आप देखे हो जो इलाहाबाद में ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनको गाड़ी झुका कर निकालना पड़ता है, वो एक्सेस एफर्ट है। तो उसी तरीके से इस बैरियर के पास आपको एक्सेस एफर्ट लगाकर पहले बैरियर पर डालना पड़ेगा, फिर जंक्शन के पास जाएंगे, फिर इधर से इसको बैरियर पर डालना पड़ेगा, फिर जंक्शन के पास जाएंगे, फिर जंक्शन के पास जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन होल को रिकम्बाइन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जंक्शन के पास जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है उसको क्या नाम है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिप्लीशन रीजन के बराबर का जो पोटेंशियल, जिसको बेसिकली पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, उस बैरियर को तोड़ने के लिए आपको उतना एक्सेस वोल्टेज या उतना एक्सेस आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आप इस बैरियर को तोड़कर इसके पास तक आ सकें। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो कहने का मतलब बस इतना समझिए कि पीएन जंक्शन में हमने किया क्या है, 2-3 टर्म को मैंने आपको समझा दिया। एक क्या था, डिप्लीशन रीजन के बारे में समझा दिया, जंक्शन के बारे में समझा दिया, और ये पोटेंशियल बैरियर के बारे में मैंने आपको बता दिया। यानी पोटेंशियल बैरियर कुछ और नहीं, बैरियर पर लगा हुआ पोटेंशियल, यानी उस बैरियर को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने के लिए और होल्स को इधर जाने के लिए, दैट पोटेंशियल इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। यहाँ पर कोई पोटेंशियल बनता नहीं है, वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, जो कि यहाँ पर मैंने लगाया है, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे। समझ पा रहे हैं? अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वर्क फंक्शन वाला, तो मैंने बताया था कि अगर एच पढ़ रहा है तो एच क्या करेगा, पहले वर्क फंक्शन के बराबर मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा, एनर्जी देगा, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के बराबर अगर एनर्जी पा गए तो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो समझ पा रहे हैं? तो वर्क फंक्शन क्या था, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर बंधे हुए हैं, तो उस मिनिमम एनर्जी बराबर एनर्जी दे दिए, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दिए। उसी तरीके से इस डिप्लीशन रीजन के बराबर जितनी, मतलब डिप्लीशन रीजन तक की जितनी एनर्जी देनी है आपको इस डिप्लीशन रीजन को ढकाने के लिए, वो क्या है, वीवी के बराबर, यानी इस पोटेंशियल बैरियर के बराबर की एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये तो ओवरऑल सेटअप मैंने आपको समझा दिया। अब बात आ जाती है, ये 2-3 टर्म याद रखिएगा, अब बात आती है रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग की। समझाता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा, तो जितना समझा रहा हूँ ये पूरा चैप्टर थियरी है, एकदम समझिएगा। रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग समझाता हूँ। देखिए, यह जंक्शन, ये पी टाइप, ये एन टाइप। अगर P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग याद रखिएगा। अगर P को पॉजिटिव के साथ N को नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ दिया, इसको मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कहूँगा। अब इसको समझिए कैसे, देखिए P को पॉजिटिव के साथ जोड़ने का मतलब क्या समझिएगा, यानी P का मतलब होल्स, N का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात तो पूरा का पूरा सर्किट का ये टर्मिनल नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन। तो इसका मतलब ये किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर भागना चाहेंगे, इधर भागना चाहेंगे। इधर पॉजिटिव, इधर होल्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, किधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा। तो अपने ही जंक्शन, अपने ही पाथ में, यानी अपने ही बॉक्स के अंदर जब कोई चीज़ जंक्शन की तरफ भागेगा तो फॉरवर्ड ही होगा ना, और अपने ही पाथ में यानी अपने ही बॉक्स में जो जंक्शन की तरफ भागेगा तो फॉरवर्ड होगा। तो आप देख रहे हैं इधर से होल्स इधर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। तो जब रिपल्शन होगा इस बैटरी की वजह से नेगेटिव में और इस पॉजिटिव की वजह से होल्स में, तो जब रिपल्शन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर थे, यहाँ थे, वो भागकर कहाँ जाएंगे, जंक्शन के पास भागना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ थे वो भाग कर कहाँ जाएंगे, जंक्शन के पास जाएंगे। तो जब कोई चीज़ रिपल्शन महसूस करेगी तो जंक्शन के पास जाएगी, और जंक्शन के पास जाएगी तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बहुत मिनिमम हो जाएगा। कहने लगे आप जीरो की तरफ टेंड होगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का मतलब वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल ना पहुँच पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस पोटेंशियल लगाना पड़ जाए, दैट इज डिप्लीशन रीजन। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, नॉर्मली एक पोटेंशियल लगाया V, वहाँ से क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स को देखा जंक्शन की तरफ भाग रहे हैं, होल भी जंक्शन की तरफ भाग रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल दोनों जंक्शन की तरफ भागेंगे तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, बहुत पतला डिप्लीशन रीजन होगा, बहुत पतला डिप्लीशन रीजन हो जाएगा। जब बहुत पतला डिप्लीशन रीजन हो जाएगा तो आसानी से एक मिनिमम अमाउंट का वोल्टेज लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर जंप करा सकते हैं, होल इधर जंप करा सकते हैं। जंप हो जाएगा तो रिकम्बिनेशन होगा, रिकम्बिनेशन होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में समझिएगा। आपको लिखना कैसे है, जैसे बेसिकली क्वेश्चन आया है आपका 19 में, 17 में और 18 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग समझाइए। 3 नंबर में आता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको ये फिगर बनाना है जैसे मैंने बनाया है फॉरवर्ड के लिए, और जो अगला फिगर मैं बना रहा हूँ ये बनाना है आपको रिवर्स के लिए। देख लीजिए, ठीक, ये इधर P इधर है, यानी इधर अब बैटरी के टर्मिनल को बस चेंज कर देना है। बैटरी के टर्मिनल को आपने चेंज किया तो डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, मोटा हो गया। देखिए
इसे डॉटेड लाइन से मोटा बना लीजिएगा, यहाँ इतना पतला, यहाँ मोटा, यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं, बस वी लीटर पे बैटरी लिख दीजिएगा, पोटेंशियल बैरियर समझ जाएगा, ठीक है। और यहाँ वी लिख दीजिएगा, इसको कहेंगे रिवर्स बायसिंग, ठीक है। रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग दोनों हो गया। अब आपको समझाना कैसे, लिखना कैसे समझिएगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, इन द फॉरवर्ड बायसिंग द पी साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट पॉजिटिव, दैट इज होल, n side of electron consists majority charge carriers as electrons. So the positive terminal of the p-n junction, p side of the p-n junction is connected with the positive terminal of the battery, and n side of the p-n junction is connected with the negative terminal of the battery. Then the overall system or overall setup is known as or is said to be in forward biasing. समझ पा रहे हैं? यानी P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट, देन दिस होल सिस्टम इज नाउ कंसीडर्ड एज व्हाट, फॉरवर्ड बायसिंग। बस इतना लिखना है, अभी और भी इसके बारे में लिखेंगे। सिमिलरली व्हेन द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द P साइड ऑफ द PN जंक्शन एंड पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द N साइड ऑफ द PN जंक्शन, दैट मीन्स द ओवरऑल अब इसको दैट मीन्स मत लिखिएगा, सिंपल शब्द में लिखिएगा। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, देन ओवरऑल सेटअप इज गोइंग टू बी इन रिवर्स बायसिंग। वाई रिवर्स बायसिंग देखिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव इधर क्योंकि एक्सेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसके होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर की ओर भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ खींच के आएंगे। तो इसका मतलब जो होल जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो भाग कर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, जो होल्स यहाँ पर होंगे वो भाग कर किधर जाएंगे, सर्किट की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा अपने जंक्शन के पास से, जंक्शन के पास, इस जंक्शन के पास से, और जैसे जैसे होल्स जंक्शन के पास से दूर भागेंगे, तो इनके और इनके बीच में यानी इलेक्ट्रॉन और होल जब दूर भागेंगे जंक्शन से, तो एक रीजन बनना शुरू होगा, डिप्लीशन रीजन बनना शुरू होगा, और जो डिप्लीशन रीजन बनना शुरू होगा वो फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, ज़्यादा मोटा होगा। और उस डिप्लीशन रीजन को तोड़ने के लिए आपको एक अलग से एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं, यानी बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं। उतने के बराबर आपको एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को पहले बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, होल्स को पहले बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, और तब जाके जंक्शन पर क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। यानी जब हमने सर्किट को रिवर्स बायसिंग में किया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन था वो कैसा हो गया, वो दूर भागने लगे, यानी जंक्शन से दूर भागने लगे। जब दूर भागेंगे तो बीच में क्या होगा, गैप बनेगा, उसी गैप को हम डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं। उस गैप में अगर हमको फिर से इनको रिकम्बाइन कराना होगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज़ लगाकर रिकम्बाइन कराना पड़ेगा, कह सकते हैं कि ऐसी बैटरी पावरफुल लगा दें जो इसके रिवर्स बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, और जितना ज़्यादा डिप्लीशन रीजन मोटा उतना ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के लिए। तो रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है, पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हमने जोड़ा, तो हमने देखा कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई तो इसका मतलब है कि करंट का फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करेंगे। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में आप देख रहे हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करने लगे, क्यों? क्योंकि इधर से नेगेटिव को धक्का मार रहा है जंक्शन की तरफ, इधर से पॉजिटिव धक्का मार रहा है जंक्शन की तरफ, तो जंक्शन के पास डिप्लीशन रीजन एकदम मिनिमम, बहुत छोटा, थोड़ी सी एनर्जी पर तुरंत इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करके आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट किसमें, इसके अंदर, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। इसके अंदर नो करंट इज फ्लोइंग। ध्यान दीजिएगा, इसका ये मतलब नहीं कि कोई करंट, जीरो करंट नहीं होता है, कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो उसके अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि पी साइड में होल्स मेजॉरिटी हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ होल्स हैं पी टाइप में, नहीं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दो वर्ड मैंने यूज़ किया। तो जहाँ पर मेजॉरिटी वहाँ पर कुछ न कुछ निगेटिव साइंस भी होंगे, कुछ न कुछ निगेटिव चार्जेस भी होंगे। तो जो निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक इसके तरफ निगेटिव चार्ज, इसके तरफ पॉजिटिव चार्ज, कुछ न कुछ होंगे जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ होंगे। सॉरी, इसमें पी टाइप में, सॉरी रिवर्स बायसिंग में इसके तरफ पॉजिटिव है, ये होल्स ज़्यादा होंगे लेकिन मिनिमम क्या होगा, माइनॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे लेकिन माइनॉरिटी में क्या होगा, होल्स होंगे। तो होंगे माइनॉरिटी दोनों की तरफ, लेकिन वो दोनों माइनॉरिटी क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर रहे हैं। और जब रिकम्बाइन कर रहे होंगे
एक करंट जनरेट कर रहे होंगे जिसको कि हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। याद रखिए, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जनरेट करते हैं। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इसलिए करते हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स है। तो जब फिक्स है, तो जब फिक्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट की करंट क्या करेंगे, पैदा करेंगे। जो फिक्स अमाउंट की करंट होती है उसको सैचुरेटेड करंट कहते हैं, कांस्टेंट करंट कहते हैं बेसिकली, ऐसा समझिए आप। तो कुल मिलाकर रिवर्स बायसिंग में जो करंट पैदा हो रही है बेसिकली, तो हम कोई करंट देख नहीं रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट की करंट हो रही है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। और यहाँ पर एक मैक्सिमम अमाउंट की करंट आपको फ्लो करती हुई दिख रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन हो रहा है तो आपको इसमें समझना क्या है, और थोड़ा समझेंगे आप इसमें। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो आप ये समझ पा रहे हैं कि पीएन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में लिख दिया, इसका फिगर बना लिया, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके बारे में लिख लिया, जो करंट नहीं फ्लो कर रही है उसके बारे में लिख लिया। ये एक फुल क्वेश्चन आपका हो गया है तैयार। ये एक फुल क्वेश्चन मैंने आपका तैयार कराया, समझ लीजिए। ये लगभग 3 नंबर का एक फुल क्वेश्चन आता है। अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो समझिए कि आप बढ़िया से एक 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। बस सिंपल शब्दों में फिगर बनाइएगा और जैसा मैंने बोला है वीडियो में पढ़िएगा और उसे उतार दीजिएगा, कॉपी में बस लिख लीजिएगा। 3 नंबर आपके फिक्स हो गए। आगे बढ़िए, ये तो हो गए पीएन जंक्शन। अब आ जाता है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में इसका ग्राफ आ जाता है जिसको कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये पूछ लेता है, STICS, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, नॉट एस कैरेक्टरिस्टिक। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले दो अलग अलग ग्राफ आपको बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 अलग अलग ग्राफ आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, V I I V। ठीक है, ग्राफ को पहले ध्यान देखिए, इसको मैं रिवर्स लिख रहा हूँ। डायरेक्ट पेपर में आ जाता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, एक साथ भी मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। इसको कहेंगे फॉरवर्ड, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। अब समझिए, सबसे पहले मैं फॉरवर्ड बता देता हूँ। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि करंट क्या करेगी, करंट फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होगा। अभी मैंने सर्किट बनाकर आपको दिखाया। इसका मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, एकदम ऐसे ग्राफ बनेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत कर्व मत दीजिएगा, बहुत कर्व इसलिए नहीं देना है क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा सा कर्व देना, ज़्यादा नहीं बस। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक, किसका हो गया, ये हो गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक, किसका हो गया, आपका फॉरवर्ड बायस का। यहाँ मैंने लिख दिया फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है ना। यानी अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि सर आपने ओरिजिन से ग्राफ नहीं शुरू किया, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि सिंपल एक तरह से आप देख रहे होगे, जैसे जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट फ्लो करेगा। तो ये ग्राफ कुछ वैसा ही हल्का स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा है। 100% स्ट्रेट लाइन नहीं होता भाई मेरे, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस या कुछ चीज़ें, रेजिस्टिविटी या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो ओम्स लॉ को 100% फॉलो नहीं करवाते। आपने ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। जब ओमिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमेशा 0 से होता था, लेकिन नॉन ओमिक के लिए करते थे तो ऐसे ड्रॉ होता था। तो ऐसा ही कुछ आइडिया दिमाग में लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस समझिएगा इस चीज़ को। मेरे कहने का मतलब कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, मैंने टेढ़ा नहीं किया है, बस थोड़ा सा जगह जगह पे टेढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स जर्मीनियम या सिलिकॉन में जो भी ले रहा हूँ, पीएन जंक्शन बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा शो कर रहा है, इस वजह से ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 0 से मैं शुरू किया हूँ, लेकिन कुछ दूर तक क्या है, लाइन पकड़ कर चला है। मतलब कुछ दूर तक मैंने वोल्टेज तो बढ़ाया है लेकिन करंट नहीं आई है। ग्राफ यही तो शो कर रहा है, क्योंकि ऊपर बढ़ता तो करंट दिखता, नीचे चल रहा हूँ तो वोल्टेज दिख रहा है। यानी वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट नहीं उस सेमीकंडक्टर के अंदर जा रही, पीएन जंक्शन के अंदर जा रही है। इसका क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए। ये कैरेक्टरिस्टिक पूछने को आ जाता है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये तो पता चल गया कि करंट फ्लो करती है सर्किट के अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है। ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते हैं, करंट फ्लो करती है। लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया है, जर्मीनियम और सिलिकॉन का प्योर टाइप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया है। वो क्रिस्टल उठाया, चाहे जर्मीनियम चाहे सिलिकॉन, उसके अंदर डोपिंग की है ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट की। उसके बाद हमने क्या बनाया है, उसको एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया है। समझ पा रहे हैं आप? तो अब वो पीएन जंक्शन जब डायोड बनाया है तो हर एक भाई, क्योंकि प्योर टाइप में इम्प्योर मिलाया है, तो प्योर टाइप का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा,
ज़्यादा होगा। जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो ये ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो डिसाइड कौन करेगा, या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन, जो भी आप उठाए हो मेन। तो मैंने मान लीजिए जर्मेनियम उठाया है, तो जर्मेनियम डिसाइड करेगा। तो जर्मेनियम आपको पता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी जहाँ से ये कंडक्ट करना शुरू करता है, बेसिकली कंडक्टर दिखाना शुरू करता है, वो लगभग 0.05 वोल्ट के बराबर का आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर करंट न पैदा होने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो एलिमेंट जो आपने यूज़ किया है प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में, उसकी अपनी भी कुछ एनर्जी है, उसका अपना भी कुछ अस्तित्व है, वजूद है, जो उतनी एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा सेल्फ के लिए। जब सेल्फ के लिए यूटिलाइज करेगा तो वहाँ से फिर अब बढ़ना ग्राफ शुरू होगा। यानी जब अपनी अमाउंट की एनर्जी को पूरा खा लेगा, पेट उसका भर जाएगा, देन आप वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ना यहाँ से शुरू हो जाएगा। और ऐसा आपको ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। तो ये ग्राफ आपको हमेशा शो कर रहा है किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, आगे की ओर बढ़ रहा है ये ग्राफ। समझ पा रहे हैं, वो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब समझिएगा कि जीरो पर हमने वोल्टेज तो बढ़ाया कुछ दूरी तक, लेकिन करंट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक एनर्जी है। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो यूटिलाइज कर लेगा तब वोल्टेज पाएगा और करंट देना शुरू करेगा। बस यही लिखना है आपको। मीन्स अब इस ग्राफ को मैं ओवरऑल भी आपको समझाऊंगा। अब देखिए इसमें आ जाइए, ये रिवर्स बायसिंग है, कुछ ऐसे है ग्राफ, ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो गया होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है, ठीक है। और जहाँ पर ये डाउन हो रहा है, जहाँ पर ये एकाएक ड्रॉप करना शुरू हो जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, एवलांच ब्रेकडाउन भी इसको कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बेसिकली एवलांच ही कहते हैं, क्योंकि एकाएक करंट का जो फ्लो होता है वो ड्रॉप होकर क्या हो जाता है, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगता है एकाएक करंट। क्योंकि भाई ये निगेटिव साइन है, ये देखिए इन दोनों ग्राफ को भी मैं बनाने वाला हूँ। ये इधर की ओर एक्सिस बनाया है, इसका मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, इधर की ओर बनाया यानी निगेटिव एक्स एक्सिस, समझिएगा। तो यानी ये जो ग्राफ शो कर रहा है वो आपका रिवर्स बायसिंग शो कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं सर्किट को रिवर्स बायसिंग में करूँगा तो जो करंट फ्लो कर रहा था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था। मतलब वोल्टेज बढ़ रहा था लेकिन करंट क्या था, बहुत मिनिमम करंट था, बहुत ज़्यादा मिनिमम करंट था। लेकिन एक समय क्या है, एक ऐसा वोल्टेज ड्रॉप इस पूरे सर्किट में, एक ऐसा वोल्टेज ड्रॉप जहाँ से कि करंट क्या हो रही है, एकाएक बहुत ज़्यादा निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, उसको क्या कहेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। याद रखिएगा, एवलांच ब्रेकडाउन। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि वोल्टेज यहाँ बढ़ रही है, ये निगेटिव साइन है मेरे भाई। इसका मतलब जब यहाँ तक चल रही थी ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है विद कंपैरिजन टू जब ये नीचे की ओर ऐसे बढ़ने लगा। क्योंकि आपको पता निगेटिव में जब आप आगे बढ़ते हो तो वैल्यू कम होती है, और जब कम रहते हो तो वैल्यू बड़ी होती है। तो यानी करंट पहले तो कुछ चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि वहाँ पर एकाएक करंट का बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो गया, और जब बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, वैनिश होने लगी, गायब होने लगी, दिखी ही नहीं। समझ पा रहे हैं? अब ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इतना आपके सिलेबस में ये कंटेंट नहीं है एवलांच ब्रेकडाउन का, तो मैं यहाँ पर बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा। बस इस ग्राफ को समझिए, पोटेंशियल करंट निगेटिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे निगेटिव में बढ़ोगे वैसे वैसे वैल्यू कम होगी। जितना कम थे उतना ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से पहले करंट दिखाया, लेकिन जैसे ही जहाँ पर करंट जीरो होना, मतलब जहाँ पर करंट बहुत तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर करंट बहुत तेज़ी से निगेटिव में बढ़ना शुरू हो रहा है। दैट वैल्यू और दैट वोल्टेज नोन एज एवलांच वोल्टेज और एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच होता नहीं, एकाएक कोई चीज़ क्रैक कर गया, एकाएक कोई चीज़ टूट कर गिरने लगी, जैसे एवलांच आते हैं बड़े बड़े बर्फ़ में या रेत में आते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अब आपको। अब आइए मैं आपको इन दोनों को कंबाइन करके समझा दे रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ क्वेश्चन में रहता है मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक वी का ध्यान रखिएगा। मैं दोनों को एक साथ समझा के तब आपको बताता हूँ। आपको पेपर में बेसिकली अगर दोनों अलग अलग आया तब तो अलग अलग बनाइएगा, अदरवाइज सिर्फ वी कैरेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग आता है तो आप पूरा एक ही ग्राफ बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यही ग्राफ आपको बनाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बनाना है। ये आई है, ये वी है, आई है, ये वी है, इसमें कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपको दोनों को ग्राफ को मैंने कंबाइन कर दिया, ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव, यानी रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग दोनों कंबाइन कर दिया है। अब आपको यहाँ पे लिखना कैसे है, तो पहले हेड यहाँ लिखिएगा, ग्राफ ऐसे बना दीजिएगा, फिर लिखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड के लिए लिखिएगा, क्या लिखना है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनते चलिए। When the PN junction is connected in the forward biasing, as in the graph, we see that voltage is applied to the PN junction, but there is no current
but there is no current inside the PN junction is only due to the reason because we are considering a pure semiconductor, that is germanium or silicon, and we know that pure type semiconductor germanium or silicon has its own energy, gap. समझ पा रहे हैं? And that energy gap belongs to 0.01 electron volt to 0.05 electron volt. So that is why when we are providing potential to the PN junction, that germanium or silicon absorb some amount of energy, and that amount of energy is shown in the graph where there is no current inside the in the forward biasing, and that point from which the graph is going to take a slope which is drawn from 0.05 electron volt energy gap. समझ पा रहे हैं ना? And that slope is generally represent what? As the voltage increases, the current is increases in the forward biasing of the PN junction. बस ऐसे लिखना है कहानी, जितना मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा. अब आ जाइए रिवर्स बायसिंग में, फिर लिखिएगा रिवर्स बायसिंग. रिवर्स जितना बोल रहा हूँ बस ऐसे लिख दीजिएगा. रिवर्स, as we see in the graph of VI characteristic, we see that when the PN junction is in reverse biasing, then electron and holes are attracted towards the cell of the battery, towards the terminal cell. समझ पा रहे हैं ना? अब इसका मतलब ये है, अब फिर क्या लिखेंगे आप? Means a small saturated current which is due to the minority charge carriers flows inside the PN junction when it is in reverse biasing, and that graph shows after some time, after the time lapse, after some time there is a avalanche generated in the reverse biasing which shows the negative increase in the current. Means in the negative side or in the negative direction, as the current increases, means we get what? A smallest value of current inside the reverse biasing. समझ पा रहे हैं? होप आपको समझ में आ रहा होगा. रिवर्स बायसिंग में फिर सुन लीजिएगा कि वोल्टेज इज द करेंट इज फ्लोइंग इन द रिवर्स बायसिंग इज ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नॉट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज इसमें ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज देर इज a huge amount of you can say that there is a large depletion region formed in between the P and N side, in the P and N side or in just beside the PN junction. समझ पा रहे हैं ना? just beside the PN junction there is a huge or there is a large depletion region is formed, and that depletion region has a potential barrier. So as the reverse saturation current is formed only due to the minority charge carriers, there is no flow of current inside the conductor due to the majority charge carriers, because the connection is in reverse biasing, and in reverse biasing the depletion region is going to be large, and we have to provide a large amount of potential barrier to break that potential. So that's why in the reverse biasing there is no flow of current due to the majority charge carriers, and there is the point in the graph which shows, ध्यान से लिखिएगा, which shows the sudden breakdown of the current inside the circuit at a specific voltage, and that specific voltage is known as what? Avalanche voltage, ठीक, where the current is increased in the negative direction, which means the value of the current inside the circuit is now going to decrease. So that is overall VI characteristic of forward and reverse biasing. होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. बस इतना ही लिखना है मेरे भाई. जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को एक दो बार ईयरफोन लगा के 2-3 बार समझ के देसी भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ आपको बार बार. इवन मैंने इंग्लिश में भी जितना मुझसे हो सका मैंने बता दिया. आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिख डालोगे आप. ठीक है, अब आइए कुछ और क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ. देखिए अब अगला जो टर्म है वो बेसिकली आपका आ जाता है यहाँ से. मैंने समझ लीजिए ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन है. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. साथ ही साथ अभी इसके पहले जो एनर्जी गैप वाला बताया वो भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन है. फुल ये सब अच्छे क्वेश्चन आते हैं. आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर में आया है एकदम कंफर्म. एक नंबर के मैंने छोटे क्वेश्चन करा दिए हैं. एक टर्म और बचा है आपका, वो है आपका डायोड एज अ रेक्टिफायर. हाँ एक
सॉरी, एक चीज़ इस ग्राफ में मैं और कंक्लूजन बता देता हूँ, आप वहाँ लिख लीजिएगा, उसमें कंक्लूजन लिख लीजिएगा, पेपर में भी कंक्लूजन लिख के आएंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं ओवरऑल रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक से? हियर वी कंक्लूडेड दैट if we are studying the characteristic if you are studying the VI characteristic, we see that the graph is overall in one direction. समझिएगा, ग्राफ हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। पीएन जंक्शन VI कैरेक्टरिस्टिक एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखिए तो कैसे चल रहा है ग्राफ, अगर एक डायरेक्शन में कहना कैसे चाह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटी वैल्यू से उठाऊंगा इसको तो ये कहाँ पर पहुँचेगा? बड़ी वैल्यू पर पहुँचेगा। चाहे बड़ी वैल्यू से उठाओ, पहुँचेगा कहाँ पे? छोटी वैल्यू पे पहुँचेगा। तो दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन को अगर आप पकड़ लोगे तो आप ये कह सकते हो कि ग्राफ किस सेंस में काम कर रहा है? एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो लिख लीजिएगा कंक्लूजन में कि वी सी दैट द ग्राफ इज वर्किंग इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट यूनिडायरेक्शनैलिटी, वन डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शन भी कहते हैं, दैट यूनिडायरेक्शनैलिटी बेसिकली डिफाइंस व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफाइंस the PN junction is nothing but working as a diode, because the working of diode is only to provide the direction or is only to provide or only to maintain the current inside the system। यानी डायोड का बेसिकली काम यही होता है कि सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रही है उसको एक यूनिडायरेक्शनल देना, उसको एक डायरेक्शन देना, एक डायरेक्शन देना, साथ ही साथ उसको बैलेंस करना। तो ये इसका मतलब जो हमने पीएन जंक्शन बनाया था, पीएन जंक्शन हम बना रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा। और डायोड का काम क्या है? अभी मैंने आपको बताया। और डायोड का काम क्या है? डायोड का काम यूनिडायरेक्शनल करना करंट को, साथ ही साथ बैलेंस करना उस करंट को, कितना करंट भेजना है कितना नहीं भेजना है, वो काम कौन करता है? पीएन जंक्शन डायोड करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल कंक्लूड करके मैंने आपको बता दिया। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा किसका? अगला जो टॉपिक है आपका वो मेरे ख्याल से होने वाला है आपका हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का। बहुत आराम से समझेंगे, इसमें फुल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना करना है, आगे देखिए। बाकी मैंने सब बोल के ही समझाया है आपको, उस चीज़ को आप बस पेपर में लिख के आएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात आ जाइए, कर लेते हैं हाफ वेव एंड फुल वेव। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है? बेसिकली जो आपका डायोड है ना, ये डायोड जो भी हमने पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन डायोड, यही आपका रेक्टिफायर है मेरे भाई। डायोड का काम है कि किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करके भेजना, एक अमाउंट का कंसंट्रेशन कितना जाना चाहिए, एक कहते नहीं कि कुछ एक्सेस करंट को ब्लॉकेज करना, वो भी डायोड का काम होता है। साथ ही साथ एक यूनिडायरेक्शन देना, एक दिशा देना किसी भी फ्लो ऑफ करंट को, दैट इज द वर्किंग ऑफ डायोड। तो यहाँ पर अगर रेक्टिफायर का काम किया जाए तो रेक्टिफायर बेसिकली दो तरीके, यानी पीएन जंक्शन को अगर हम दो तरीके से जोड़ेंगे। अब आप समझोगे कि सर ये पीएन जंक्शन कैसे, आपने कहा कि डायोड की तरह काम कर रहा है, एक करंट को बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट की तरह काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है इसके बारे में समझाइए। तो मैं आपको हाफ वेव पहले समझाऊंगा, समझिएगा। यहाँ से पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं फिगर बना के एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बस आपको वीडियो में देखना है और कान खोल के सुनना है। मैं फिगर बना रहा हूँ, टर्मिनल्स को ध्यान से देख लीजिएगा। होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, देखते चलिएगा। बहुत आसान है, आपको समझ में सब आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ले रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। मैंने कहा ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, डायोड इज वर्किंग एज व्हाट? यूनिडायरेक्शनलिटी, अमाउंट डिसाइड करेगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और भूल गया, पीएन जंक्शन डायोड डिसाइड करता है AC टू DC, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम बेसिकली वही पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, यहाँ से A और B वाला जो पॉइंट है, आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा जो मैं बॉक्स बनाने जा रहा हूँ यहाँ तक, ये पूरा सिस्टम आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो इसको कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि
नंबर ऑफ कॉइलिंग क्या है, प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। तो जिस सेकेंडरी में ज़्यादा यानी आउटपुट में अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना चाह रहा है। तो यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये। यानी हमने बेसिकली ट्रांसफार्मर यूज़ किया है और आपको पता है ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगते हैं, ठीक है। यानी अल्टरनेटिंग करंट को अब हमको चेंज करना होगा किसमें, डायरेक्ट करंट में। क्यों? क्योंकि डायोड का वही काम है। अब कैसे चेंज होगा देखिएगा, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया है। अब इन रेक्टिफायर्स का भी इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है। आपके जो टेप रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर्स, आपके जो वो सब आते हैं, फ़ोन वोन आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, इन सब की भी बहुत डिफाइन होता है। और साथ ही साथ आपका जो फ़ोन का वो अडॉप्टर है, चार्जर है, उसमें भी AC to DC कन्वर्ट होता है। तो ये रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल होता है बेसिकली। अभी देखिए कैसे काम करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर समझना है तो हमने एक डायोड लगाया है। PN जंक्शन का ये सिंबल होता है, याद रखिएगा। PN जंक्शन डायोड को इस तरीके से एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। ये सिंबल है PN जंक्शन डायोड का, ये सिंबल है जो मैंने बना दिया है, साफ साफ देख लीजिए। ये PN जंक्शन का ये P साइड है और ये N साइड है, यानी ये प्लेट N साइड है और ये एरो है P साइड, ध्यान रखिएगा। तो PN जंक्शन डायोड का ये सिंबल है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर ये P ये N, तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट जा रही है तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलती है, ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझिएगा। यानी ये जो पॉजिटिव, देखिएगा मैंने यहाँ लाइन बना दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा तो देखिएगा। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अगर इसके लिए जब करंट इसमें जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो करंट इसके अंदर गई तो इस वाले टर्मिनल को इसने किया पॉजिटिव, इस वाले टर्मिनल को किया नेगेटिव। ध्यान से देखते चलिएगा। तो जब इसको पॉजिटिव किया तो आपको पता है, देखिएगा, समझिएगा। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जब पहला हाफ साइकिल, आपको लिखना भी ऐसे ही है कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल चला, फर्स्ट हाफ साइकिल किसका, AC का जब फर्स्ट हाफ साइकिल चला तो सर्किट के अंदर जो करंट गई, जो आउटपुट था किसका, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट था, वहाँ पर पॉइंट A पर पॉजिटिव बना दिया उसने और पॉइंट B को नेगेटिव बना दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए गया तो ये PN जंक्शन का पॉजिटिव क्या था, मतलब जो जंक्शन था वो क्या था, यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव, यानी ये P है तो P को हमने किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से जुड़ा है, देखिए। और जो N है वो किससे जुड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा है। यानी आप देख पा रहे होगे कि जो ये डायोड है, ये जो डायोड मैंने यहाँ लगाया है, वो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P साइड पॉजिटिव से हो जा रहा है और N साइड नेगेटिव से हो जा रहा है। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। समझ पा रहे हैं? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हो गया कि करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। सिमिलरली अब आ जाते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल का जब सर्किट इसके अंदर गया तो टर्मिनल क्या हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव गया तो P साइड क्या हो गया, नेगेटिव, और N साइड क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको पता है जब P साइड नेगेटिव से जुड़ जाए और N साइड पॉजिटिव से जुड़ जाए तो रिवर्स बायसिंग। और जब रिवर्स बायसिंग तो मतलब लो करंट। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम ध्यान समझिएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या किया, फिर समझिएगा, वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। बार बार उस चीज़ को मैं नहीं करूँगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। नो करंट किसके अंदर, रिवर्स बायसिंग के अंदर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसका मतलब ये है कि अगर मैं AC को DC में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डायोड DC में कन्वर्ट करता है, तो आपको पता है कि अगर AC इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अगर मैं AC को इस तरीके से बना रहा हूँ तो DC क्या करेगा, DC भी कुछ वैल्यू फ्लो करेगा ना, क्योंकि DC आपको पता है कि DC का मतलब क्या है, यूनि डायरेक्शन होता है DC। पहली बात तो सिंगल डायरेक्शन में काम करता है। AC DC में मैंने आपको बताया है कि सिंगल डायरेक्शन में DC काम करता है, एक ही डायरेक्शन में बहेगा वो। साथ ही साथ वो हमेशा क्या करता है, एक बड़ी वैल्यू को लेकर चलता है, एक हाईएस्ट मैग्नीट्यूड को लेकर चलता है। कोशिश उसकी ये रहती है, उसके मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उसको नेगेटिव लेकर नहीं जा सकते। जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, नहीं, इसमें क्या करेंगे देखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इससे, क्योंकि भाई हर बार साइकिल वही होगी, अब जब अगला हाफ साइकिल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसे ये है, इसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग, इसके लिए रिवर्स बायसिंग, इसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग, फिर अगले वाले के लिए रिवर्स बायसिंग। तो इस तरह के अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमको फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग बार बार डायोड का मिल रहा है। तो जब बार बार डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग मिलेगा तो फॉरवर्ड में तो करंट फ्लो करेगी, लेकिन रिवर्स में करंट नहीं फ्लो करेगी। तो जो आपका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ ओवरऑल बनाने को आता है, तो दोनों ग्राफ मैं एक साथ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ध्यान से बनाइएगा। ये है किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है ये, ध्यान दीजिएगा। और अब जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, गैप। ये देखिएगा, इस लाइन को लाइन से जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
ठीक ठीक, देखिए यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हाफ तो मिला इसके लिए, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हुई, तो जब करंट फ्लो हुई तो जितना अमाउंट में अल्टरनेटिंग करंट चला उतने अमाउंट में क्या बना, करंट के इसके अंदर भी फ्लो होगी। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस हो गया, ये पूरा का पूरा सिस्टम जब रिवर्स बायस हो गया तो देयर इज नो करंट। जब नो करंट तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आउटपुट में गैप मिलेगा। और फिर इसके लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल तो फिर से ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, जब फॉरवर्ड बायसिंग हो गया तो क्या मिलेगा, फॉरवर्ड करंट मिलेगा, जब करंट मिलेगा तो ये। इसका मतलब हर एक नेगेटिव साइकिल के लिए आपको बीच में आउटपुट में क्या मिलेगा, ग्राफ में एक गैप मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पूरे डायोड में कोई करंट ही नहीं है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो करेगा क्योंकि AC टू DC कन्वर्ट करता है, तो ये मिला। फिर सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई करंट नहीं, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस जीरो करंट। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऊपर मिला, फिर नेगेटिव के लिए जीरो, मतलब कोई करंट नहीं मिलेगी लाइन, और फिर उसके लिए ऊपर स्लोप, यानी हर बार आपको स्लोप कुछ ऐसा मिलेगा, देखते चलिएगा, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, देखिए, यानी आपको ओवरऑल जो स्लोप मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ऐसा। समझ पा रहे हैं ना, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए गैप मिलेगा आपको। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए अब बात करते हैं, ये ग्राफ बना लीजिएगा पेपर, बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसको क्यों मिटा दिया मैंने, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, दो डायोड लगा देना है और जो रेजिस्टेंस था उसको बीच में लगा देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देख लीजिए, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही लगा देना। ये आउटपुट अभी बाहर मिल रहा है। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है इन्होंने नहीं किया है। देखिए क्या बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक डायोड लगाए थे हाफ वेव में, फुल वेव में दो डायोड लगा दो, जैसे लगाए, जैसे इधर लगाओ वैसे इधर भी लगा दो। अब देखो करना क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वैसे जैसे हाफ वेव में किए थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव तो ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव के साथ, और यहाँ वाले टर्मिनल किससे जुड़ा है, नेगेटिव के साथ। समझ पा रहे हैं ना, अब समझिएगा। अब अगर ये पॉजिटिव हो, अब इसके बाद क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव के लिए। तो जब ये नेगेटिव तो ये वाला तो नेगेटिव हो जा रहा है, समझिएगा। लेकिन यहाँ वाला देखिए, ये वाला पीएन जंक्शन क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव ही तो है इसके साथ, और जब पॉजिटिव है और इसका ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस दोनों ही कंडीशन में रखने के लिए क्या किया, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, AC का दोनों ही कंडीशन में फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमने दो डायोड ऊपर नीचे लगा दिए। और जैसे ही दो डायोड लगाया तो चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, चाहे नेगेटिव के लिए नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, दोनों ही कंडीशन में एक एक डायोड उसको पूरा का पूरा मिल जा रहा है। किसके लिए, करंट को फॉरवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी करंट को DC में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डायोड DC में कन्वर्ट करता है। तो अब जो आपको स्लोप मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। अगर ये रहा अल्टरनेटिंग करंट का स्लोप, तो जो DC का स्लोप आपको मिलेगा फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर वो आपको ऐसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये मिलेगा, ये ठीक। यानी अभी तक जो हाफ वेव में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये गैप मिल रहा था, ये वहाँ लाइन मिल रही थी, अब यहाँ पर भी क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। यानी यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक लोब मिल रहा है, ऊपर वाला लोब मिल रहा है, जैसा कि फॉरवर्ड बायसिंग होता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और पीएन जंक्शन लगा दिया, यानी एक पीएन जंक्शन नेगेटिव में होगा, रिवर्स में होगा, तो दूसरा वाला फॉरवर्ड में है, और दोनों में से कोई भी एक फॉरवर्ड में होगा तो करंट पूरे सर्किट में कैसे फ्लो करेगी, फॉरवर्ड फ्लो करेगी। समझ पा रहे हैं। तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं यार मेरे भाई, बहुत सिंपल है। बस इस ग्राफ को देखो, हाफ वेव ये AC के लिए था, ये DC के लिए है, क्योंकि AC टू DC कन्वर्ट करता है डायोड, ये बात याद रखिए। और यूनि डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये डायरेक्शन क्या फ्लो करता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसका मतलब डायरेक्शन एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे जा रही है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऊपर ही फ्लो करने का मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो AC और ये DC का ग्राफ है। इस ग्राफ को बना लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा, आपका पीएन जंक्शन, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट। वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल को, इसको जो मैंने बता दिया है बस अपने देसी शब्दों में इसको ऐसे लिख दीजिएगा, काम खत्म।
होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट रहा होगा या आपको लगेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपके 3 छोटे छोटे टॉपिक और हैं इसमें, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। इन तीनों में से एक पेपर में आता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़िएगा पहले अपने से। बाकी कल एक क्लास लेकर मैं आधे घंटे में इन तीनों को समझा दूंगा आपको। आधे घंटे का वीडियो पड़ेगा और फिर उसके बाद 2 चैप्टर आपके और बचेंगे। 2 दिन के अंदर वो भी मैं ख़त्म कर दूंगा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इससे ज़्यादा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बता दिए हैं, ये फुल मार्क्स के क्वेश्चन है। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाफ वेव बनाइएगा बढ़िया, अगर हाफ वेव फुल वेव दोनों आता है तो, और सिर्फ हाफ वेव भी आता है तब भी आप आराम से लिख सकते हैं। हाफ वेव बनाइएगा, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, ट्रांसफार्मर, डायोड, रजिस्टर, बस ऐसे लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आपने यूज़ किया। वर्किंग में लिख दीजिएगा डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि पहले हाफ साइकिल के लिए, एसी के हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायसिंग, पूरा का पूरा सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो आउटपुट में मिलेगी, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ग्राफ दिखा दीजिएगा। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, हाफ वेव के लिए बता रहा हूँ, तो ये पूरा पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग, नीचे कोई डायोड है नहीं, जब रिवर्स बायसिंग तो देयर इज़ नो करंट, तो देयर इज़ अ गैप इन द ग्राफ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर नेक्स्ट ऐसे करके 2 हाफ साइकिल के लिए आप डिफाइन कर दीजिएगा उसको उसी पैराग्राफ में। बस समझ पा रहे हैं ना? वो भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक रखते हैं, बाकी जो चीज़ें होंगी उसको कल मैं डिस्कस कर लूँगा। आपको जो भी डाउट होगा कल मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, ये मोर देन इनफ है आपके पेपर के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।